जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? लिख के बताएं यहाँ पे चैट में। ओके। ओके। आपका फीडबैक आ गया, थैंक यू। ठीक ठीक। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके। अच्छा जी, आज की हमारी जो है ओरिएंटेशन है, कह लें ओरिएंटेशन कह लें, एक इंटरेक्टिव सेशन कह लें। आप लोगों से काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ स्केड्यूल, कुछ वीकेंड पे थोड़ा सा उसमें फ्री टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि उसको स्केड्यूल कर लें। इसका मकसद ये है कि काफ़ी सारी क्वेरीज जो आपके माइंड में हैं, सारा उनको एड्रेस किया जाए। हमारा थोड़ा सा इसका सीक्वेंस ये होगा कि 15-20 मिनट में मैं अपनी 15-20 मिनट में अपनी इसको जो कुछ मैंने स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन डाली है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लेंगे। उसमें जो भी फिर आपकी क्वेरीज होंगी हम देख लेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये जी कुछ सीक्वेंस इस तरह से होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन और एफबीआर के बारे में थोड़ी सी बात, फिर हमारा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो पोस्ट है उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल जो अब तक आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी सैलरी बेनिफिट्स वगैरह। फिर हमारा जो कोर्स आउटलाइन क्या होगी, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, सेशन डिटेल्स और हाउ टू जॉइन अस। अच्छा, एफबीआर के बारे में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये हमारी जो रेवेन्यू डिवीजन है उसका एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि रेवेन्यू इकट्ठी करना, रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना वो एफबीआर का पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि घर को चलाने के लिए जैसे एक 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 आमदनी आ रही होती है कहीं से और खर्चे हो रहे होते हैं, तो एक बंदा कुछ लोग अर्न करने वाले होते हैं, कुछ स्पेंड करने वाले होते हैं। तो उस तरह से ही पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन का फंक्शन है वो एफबीआर को दिया गया है कि आपने मुल्क के लिए आमदनी इकट्ठी करनी है, जिसको बाद में लोगों की तालीम पे, लोगों की सेहत पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, सिक्योरिटी पे, हर जगह उसको खर्च किया जा सके। तो रेवेन्यू कलेक्टिंग आर्म जो है स्टेट का वो एफबीआर है। एफबीआर फंक्शन, एफबीआर है, इसकी हिस्ट्री तो इट गोज बैक टू 1924, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से ये बनाया गया, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे। और तब से ये काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में इसको सीबीआर को 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसके हवाले से भी आप इसको देख सकते हैं। एफबीआर जो नाम है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 2007 में मुशर्रफ इरा में ये एक्ट आया और तब से ये एफबीआर एक्ट के अंडर ये काम कर रहा है। एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी तीन सब डिवीजन हैं। फाइनेंस डिवीजन है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है और रेवेन्यू डिवीजन है। तो रेवेन्यू डिवीजन का जो सारा काम है वो एफबीआर के ज़िम्मे है, रेवेन्यू इकट्ठा करना। तो ये बेसिकली जो एक सेटअप है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंडर मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। मिनिस्ट्री में एक डिवीजन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा डिवीजन भी हो सकती हैं। तो वो उस एंगल से हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर रेवेन्यू डिवीजन आती है, और रेवेन्यू डिवीजन का अटैच डिपार्टमेंट एफबीआर है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एफबीआर के बारे में पता होनी चाहिए। चैट में बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा अभी, तो चैट पे आप कम कम लिखें। वालेकुम सलाम सब लोगों को, बाद में हम इसके बाद लेते हैं। क्या जी एक आया है, चेक योर इंटरनेट देन ऑडियो इज कॉम्प्रिहेंसिबल। ऑडियो इज गुड, ऑडियो इज आई थिंक ओके, हाँ ठीक है। ऑडियो इसको, हाँ मुझे ये चीज़ आपने बताते जाना है कि ये ठीक हो। अच्छा आगे चलते हैं जी। गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद रेवेन्यू कलेक्शन, अभी इसके जुबैर टिवाना साहब हैं इसके चेयरमैन, वो एफबीआर के ही कैडर ऑफिसर हैं। एफबीआर का चेयरमैन जो है वो बाजुकात बाहर से आ जाता है, बाजुकात इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का ही होता है, बाजुकात कोई डीएमजी वाला आ जाता है। तो मिस्टर जुबैर टिवाना बिलोंग्स टू इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और ही इज करंटली द चेयरमैन ऑफ एफबीआर।
कस्टम्स एंड, अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दो मेन ब्रांचेस हैं, मतलब इसको सब इसमें कस्टम्स ग्रुप भी आता है और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस भी आती है। मतलब जो इंपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, वो कस्टम्स ने इकट्ठा करना है, कस्टम ने इंपोर्ट ड्यूटी को इकट्ठा करना है, और जो सेल्स टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है वो कस्टम्स का काम है। बाकी जो मुल्क के अंदर से टैक्सेस की कलेक्शन है वो इनलैंड रेवेन्यू के जिम्मे है, जैसा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। इसलिए इसको इनलैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो ये दो सब डिपार्टमेंट्स कह लें एफबीआर के अंडर आते हैं। इनके इनलैंड रेवेन्यू के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी और कस्टम ड्यूटी, इसमें कस्टम ड्यूटीज आ जाती हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है ना जी? हाँ जी, चल रही है। ठीक है। अच्छा, विंग्स वगैरह को आप इसकी एफबीआर की वेबसाइट पे जाके ऑर्गेनोग्राम में देख सकते हैं। हम इसकी बहुत ज़्यादा इन डिटेल में बात नहीं कर रहे अभी, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की कितनी डिवीजन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की 3 डिवीजन हैं। ठीक है, फाइनेंस डिवीजन, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन। अच्छा, पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू पे आते हैं जी क्विकली। ये पोस्ट बीपीएस 16 की पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रेड आपके माइंड में होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं 14वें स्केल पे काम कर रहा हूँ, 11वें पे काम कर रहा हूँ, तो ग्रेड अगर आपका इन्हेंस हो रहा है तो वो सबसे अच्छी बात है। तो ग्रेड, ये 16 ग्रेड की पोस्ट है। और इन्फोर्समेंट के हवाले से जो आपका जो यूनिट इंचार्ज होते हैं वो या तो कोई आईआरओ होता है, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर होता है, या कोई डिप्टी कमिश्नर होता है। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्म होता है वो इंस्पेक्टर होता है। मतलब अगर एसी ने अपना यूनिट चलाना है तो इंस्पेक्टर के थ्रू ही चलाएगा, डीसी ने चलाना है उसके थ्रू चलाएगा। ठीक है, तो इंस्पेक्टर ने जो इन्फोर्समेंट है आपका, मुख्तलिफ जो काम है यूनिट के सारे, वो इंस्पेक्टर के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एफबीआर फंक्शंस, इन्फोर्समेंट फंक्शन, करियर पाथ इसमें यह है कि आप अभी अगर बीपीएस 16 में एज एन इंस्पेक्टर आपकी इंडक्शन होगी, तो इसके बाद एक आपकी जब प्रमोशन होगी, सवाल एंड पे, अभी हैंड रेज ना करें, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे आपकी होगी प्रमोशन। उसमें ये होगा स्केल इनलैंड आईआरओ का 16 ही है, लेकिन इंस्पेक्टर कोई यूनिट हेड नहीं कर सकता, जबकि आईआरओ यूनिट को हेड कर सकता है। मतलब यूनिट्स बने होते हैं ना, जिसका एक जुरिस्डिक्शन होती है, एक यूनिट इंचार्ज के पास एक जुरिस्डिक्शन होती है। अब लाहौर में जैसा कि डिफेंस का एरिया है, शालमी का एरिया है, ये एक जुरिस्डिक्शन है। तो इसको, ये यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, तो यूनिट को जो हेड कर सकता है वो आईआरओ कर सकता है। तो आईआरओ में जब आप जाएंगे तो इसका मतलब है आप यूनिट को हेड कर सकेंगे, इंस्पेक्टर यूनिट को हेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बाद आपकी पहली प्रमोशन आईआरओ की होगी। आईआरओ स्टैंड फॉर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एंड आगे अगर एडिशनल कमिश्नर है वो एक ये 17 की है, ACIR 17 स्केल में है, DCIR 18 में, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, सैलरी का जी बहुत अहम सवाल है, तो इस स्लाइड को मैंने रिटेन किया। इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज ये आई, जब हम अपना प्रीवियसली स्क्रीनिंग टेस्ट का बैच कर रहे थे या डिस्क्रिप्टिव का बैच कर रहे थे, तो ये सैलरी थोड़ी सी कम थी। ठीक है, अब हुआ ये है 2023 में, कीपिंग इन व्यू द ऑनगोइंग इन्फ्लेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एडहॉक अलाउंस एक इंट्रोड्यूस करवाया, 35% ऑफ बेसिक पे। तो उसकी वजह से आपका जो बेसिक सैलरी तो आपकी 28,070 इतनी है। कोई कमोबेश 1000 का एक फर्क पड़ सकता है। तो 28,000 आपकी बेसिक होगी। अलाउंसेस प्रीवियसली आपके तकरीबन 15,000 के बनते थे, अब वो 25 के बनेंगे, ये एडहॉक अलाउंस लगने के बाद। ठीक है, फिर एक आईजेपी अलाउंस होता है, इसको परफॉर्मेंस अलाउंस भी कहते हैं। ये भी आप जब सर्विस में आ जाते हैं तो आप छोटा सा एक इंटरव्यू दे के वो कोई 6-8 माह में, 1 साल, जो लोग डिले करेंगे उनको साल भी लग जाता है, वरना आप जाते सारे इसको परसू करें तो ये अलाउंस भी आपका लग जाता है। ये अलाउंस अनफॉर्चुनेटली अभी 2015 के लेवल पे फ्रोजन है। लेकिन डिपार्टमेंट की तो कोशिश है कि ये रनिंग बेसिक के मुताबिक हो जाए, जो उनकी मौजूदा बेसिक हो उसकी परसेंटेज के मुताबिक हो जाए, लेकिन अभी इसको फ्रोजन ही है 2015 के लेवल पे, तो वो आपका 10,000 बनेगा।
हायरिंग अलाउंस होता है जी, बड़े शहरों में अगर आप रहें तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, हायरिंग अलाउंस मिलता है। ये 30 से 35 हज़ार होता है। ये आपको लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल्स में मिलेगा, लाहौर, कोयटा, कराची और पेशावर और इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये 35 हज़ार जो है ये इस्लामाबाद में होगा, बाकी कोई 30, 31, 32 लाहौर बाकी प्रोविंशियल कैपिटल्स में होगा। और इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी में भी ये मिलता है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी दे आर लाइक ट्विन सिटीज़। तो ये इन 6 शहरों में अगर जो लोग पोस्टेड होंगे उनको ये हायरिंग अलाउंस भी मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हायरिंग अलाउंस को अगर हम शामिल कर लें तो अभी आपकी सैलरी पर मंथ तकरीबन 98,000, तकरीबन 1 लाख के करीब बन जाएगी हायरिंग अलाउंस डालने के बाद। और अगर हम उसको निकाल दें तो आपकी कोई 63, 65 के ब्रैकेट में आपकी बन जाएगी। अच्छा, कुछ कोई 1, 2, 3 हफ्ते पहले मैंने एक सैलरी स्लिप शेयर की थी अपने उधर फेसबुक पेज पे। वो 2018 के इंडक्शन वाले इंस्पेक्टर हैं, और उनकी अब की वो सैलरी है, वो थी कोई 80 के अराउंड। वो क्योंकि इन बिग सिटीज में पोस्टेड नहीं है, तो वैसे भी हायरिंग अलाउंस अलहदा से मिलता है, वो सैलरी स्लिप में नहीं आता। वो 6 माह का इस तरह से करके अलहदा से उसका बिल बनता है। तो वो 18 वाले इंस्पेक्टर की सैलरी थी 5 साल बाद, तो वो इसलिए वो 80, 82 थी। आप लोग अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो आपकी 63, 64 इस ब्रैकेट में होगी। ठीक है। इसके अलावा सैलरी के अलावा आपका जब बड़े आप एडवांस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं अभी से, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश, आई विल कम बैक टू दिस। बोनस एंड रिवॉर्ड्स का ये है कि क्वार्टर में 2 महीने बाद या हद क्वार्टर के बाद एक आधा बोनस आ जाता है, जो आपकी बेसिक के इक्विवेलेंट होता है। एक बेसिक आ जाए, दो बेसिक आ जाए, तीन बेसिक्स आ जाए। नॉर्मली अभी जो ट्रेंड चल रहा है या दो आती हैं या एक आती है। ठीक है। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो आपको दो मिल जाएंगी, अगर नॉर्मल है तो आपको एक मिलेगी। ठीक है। तो क्वार्टर में एक आधी बेसिक आ जाती है, ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है। तो इसको भी आपने माइंड में रखना है। तो ये इसका जो है ना क्लियर एक पिक्चर है इसकी सैलरी और जो बेनिफिट्स हैं। ठीक है। बाकी जो मेडिकल वगैरह होता है वो सरकारी ही होता है, सरकारी हॉस्पिटल ही होते हैं, उसमें कोई इतना खास आपको एज नहीं मिलता। बाकी अगर आप कोई घर गाड़ी की बात करें तो वो भी नहीं है फिलहाल। ठीक है। वो तो इवन ऑफिसर्स के लिए भी अभी कम कम ही है। तो बाकी आप र्यूमर फैक्ट्री अगर ऑन रहे तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं। ये एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड पोजीशन है। ठीक है। देखा, घर और कार का भी सवाल आ गया। शिराज ने किया। अच्छा, शिराज मेरे प्रीवियस दोनों बैचेस में स्टूडेंट रहे हैं, तो इसलिए हमारी ज़रा फ्रैंकनेस है कह लें। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन को हमने जी 5 मॉड्यूल्स में किया है। 5 मॉड्यूल्स होंगे, 4 भी हम कहते रहे, अब हमने उसको जरा 5 कर लिया, लॉ को हमने अलग से बना लिया। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कोर्स में क्या 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 चीज़ें शामिल होंगी। 5 मॉड्यूल्स होंगे। सबसे पहला, अच्छा अब ये देखें कि आप एमसीक्यू टेस्ट से भी को भी आपने क्लियर कर लिया, जिसका अब आपकी फाइनल रिकमेंडेशन में कोई रोल नहीं है। एमसीक्यू टेस्ट का इतना ही रोल था कि आपको उठा के डिस्क्रिप्टिव तक ले आए। वो डिस्क्रिप्टिव तक ले आया, उसका रोल खत्म हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव का रोल था आपको इंटरव्यू तक ले आया, लेकिन अभी डिस्क्रिप्टिव की वेटेज भी है। डिस्क्रिप्टिव के 100 मार्क्स और इंटरव्यू के 200 मार्क्स, ये 300 मार्क्स में से आपका फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपके कोटास को देख के, प्रोविंशियल कोटास को, वुमेन कोटा को, माइनॉरिटी कोटा को देख के, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कैलकुलेशन होती है इसकी। तो आपका फाइनल जो है ना आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट आएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव 100 नंबरों में से जो आपने परफॉर्म कर लिया, लो मेरिट पे हैं, अच्छे मेरिट पे हैं, अच्छे मेरिट वाले ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लो मेरिट वाले दिल बर्दाश्ता ना हो। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इंटरव्यू कैन टर्न द टेबल्स। जो बंदा इंटरव्यू में पहुंच गया उसको यकीन रखना चाहिए कि या तो वो डिस्क्रिप्टिव पे भी पानी फेर सकता है, और जो लो मेरिट में है वो ही और शी कैन श्योरली मेक इट टू द फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज डबल है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट का आपका 20-30 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप एक बंदे के 150 मार्क्स आ रहे हैं और आपके 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। इंटरव्यू में इंटरव्यू के पास मार्जिन ज्यादा है। ठीक है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड के इंटरव्यू को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है।
अच्छा, मॉड्यूल्स की बात करते हैं जी। अब इंटरव्यू को माइंड में ले आए कि इंटरव्यू की हमने तैयारी करनी है, तो उसमें ये क्योंकि सब लोगों के लिए है ये, और इंटरैक्टिव सेक्शन, तो सब लोग इससे फायदा उठाएं। जो बैच से हट के बैच ज्वाइन करना है नहीं करना, ये तो बात की बात है। और जो यहाँ पे एक और क्वेरी भी मैं आपकी क्लियर कर दूं कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप इंटरव्यू की तैयारी खुद से कर लें। देखें, एक मेंटोर का या किसी सेशन को अटेंड करने का यही फायदा होता है कि आपको एक होमवर्क, वो चीज़ें कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक दफ़ा मिल जाती हैं। ठीक है। अब द पीपल हु कैन अफोर्ड वो उसको अवेल कर लेते हैं, और जो खुद से तैयारी करना चाहते हैं वो खुद से भी कर लें। दोनों तरह के लोग पास होंगे। आप अभी भी देखेंगे अगर मेरिट लिस्ट में, तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई सेशन अटेंड किया होगा, वो भी पास हुए हैं, और जिन्होंने कोई सेशन अटेंड नहीं किया वो भी पास हुए हैं। तो ये जो है ना, ये कोई नहीं इसमें होता कि अटेंड करने से या पास होंगे या अटेंड नहीं करेंगे। ये बोथ आर इक्वली गुड। लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़ा सा फैसिलिटेशन और थोड़ा सा एक गाइडेंस, मेंटोरशिप और कंसोलिडेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ वो चाहिए, तो वो ज्वाइन कर लें। बाकी अपने तौर पे भी कर सकते हैं, इसलिए हम सबके साथ ये शेयर कर रहे हैं ताकि सबको फायदा हो जाए। पार्टिसिपेंट्स हमारे आई थिंक 100 तक पहुंच गए हैं, इससे ज़्यादा शायद ना हो पाए जूम की कैपेबिलिटी की वजह से। तो इट्स गुड कि आप 100 तक आप लोग हिट कर गए हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, कंटेंट्स देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में जी होगा कि इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू का मकसद क्या है, क्या इंटरव्यू में बुला के क्या उसका पर्पस क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। इंटरव्यू के डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, कैसे उसको ड्रेसअप करना है उसके लिए, और इंटरव्यू में क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं, कितनी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाता है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसको कैसे टैकल करना है, उसका जवाब कैसे देना है पोलाइटली। तो हाउ टू डील विद टफ इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब ये बातें हम जनरल एक डिस्कशन होगी। अच्छा, अभी हमने जब हम फाइनल अपने उसमें जाएंगे प्रेपरेशन बैच में, तो हम क्लासेस की शफलिंग कर लेंगे कि किस मॉड्यूल में हमने कितनी क्लासेस रखनी है, उसको हम फ्लेक्सिबल रखते हैं। ठीक है। अभी इस स्टेज पे मुझे लगता है कि इसके लिए 2 क्लासें काफ़ी होंगी, मोर देन इनफ होंगी। लेकिन वो विल कीप इट फ्लेक्सिबल। कहीं पे अगर ये अगर हम एक क्लास में कवर कर लेंगे तो हमारा वो एक लेक्चर कहीं और काम आ जाएगा। ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ लेक्चर्स हम मेंशन नहीं कर रहे साथ साथ। और इस मॉड्यूल में मैं कोशिश करूंगा कि CSS PMS जिन लोगों ने पास किया है, जिन लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी की, कुछ लोग एलोकेट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, एलोकेट वालों के साथ भी और अनएलोकेटेड वालों के साथ भी आपका एक एक इंटरेक्शन जरूर करवाऊं, ताकि वो आप अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकें। चैट में से अभी मैं नहीं देख पा रहा आपके सवाल, ठीक है, बाद में देखूंगा। स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज बेस, दूसरे मॉड्यूल में हमने ये काम करना है। देखिए, इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज बेस अच्छी होगी। आप पेपर में जितनी अच्छी तैयारी से जाते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है मैं आपको कह दूं जी कॉन्फिडेंट हो जाओ भी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। वो आपको तैयारी से ही आएगा, नॉलेज बेस से ही आएगा। तो इस टाइम पीरियड में आप ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं रीडिंग पे। ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूँ चीज़ें कि कोई कोई एक आधी बुक पढ़ लें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें पाकिस्तान के इश्यूज पे, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज पे। ठीक है। FBR के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये इस मॉड्यूल के ज़रिए से मैं कोशिश करूँगा कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मेन मेन इश्यूज हैं, उन पे हम बात कर लें। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारे लेक्चर्स होंगे इस बारे में। तो वो इसमें हम जैसा कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल, सोशल, इन चैलेंजेस पे हम 2-3 लेक्चर्स, 2-3-4 जितनी जरूरत पड़ी हम लेक्चर्स रख लेंगे और इन पे हम बात किया करेंगे। ठीक है। बाकी इसमें यही होगा कि हम क्वालिटी मटेरियल शेयर किया करेंगे ताकि वो आप रीडिंग के साथ भी उस चीज़ को मेकअप कर लें। ठीक है। बजाय इसके कि मैं 2 महीने का सेशन रखूं और इन्हीं इश्यूज पे आपको एक एक लेक्चर देता रहूं, तो मेरी तो हमेशा से कोशिश होती है कि लेक्चर से ज्यादा रोल आपकी अपनी उसका होता है। और मुझे याद है कि डिस्क्रिप्टिव में लोगों ने 3-3 माह के सेशन भी रखे थे, और हमारा सेशन था कोई 12 क्लासों का। तो मेरे से बच्चे सस्पिशन के साथ पूछते थे कि क्या हम इसको कवर कर लेंगे। और एट द एंड ऑफ दोज 12 क्लासेस पीपल वर मोर देन सेटिस्फाइड। आप हमारे रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं फेसबुक पे, मतलब ये मेरे कहने की बात नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको कवर कर लिया था, स्लाइड्स और मटेरियल और सारा कुछ। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दोस्त हैं, वो भी थे साथ।
तो बड़ा अच्छा, हमने उसको 12 लेक्चर में ही कवर कर लिया था। तो ऐसे ही इसको खींचना नहीं चाहिए। मॉड्यूल 3 में है जी हम देखेंगे कि इंस्पेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो करता क्या है, उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकली क्या रोल है इंस्पेक्टर का, और एफबीआर की वर्किंग क्या है, इस पे हम बात करेंगे। मतलब एफबीआर में बोर्ड है, फिर फील्ड फॉर्मेशन हैं, किस तरह से काम करता है, तो कुछ हम इस पे भी बात करेंगे, ताकि आपकी इंटरव्यू में इस चीज़ पे बात हो कि इंस्पेक्टर के बारे में ये बताएं, आपको एक मैंने पहले ही ओवरव्यू दे दिया हो, ताकि आप उस पर काम कर सकें। नॉन बैच स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो इस चीज़ को वेबसाइट पे सर्च करें, कोई आपके सर्कल में इंस्पेक्टर वगैरह है, उससे मुलाकात करें, उससे बातचीत करें, ठीक है। हम ये बैच में ये करेंगे कि आपका इंटरेक्शन करवा देंगे, कुछ एक दो दो तीन इंस्पेक्टर्स के साथ करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको टू हैव एन इनसाइट इनटू एक्चुअल वर्किंग क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, और उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो इंस्पेक्टर से आप खुद ही गपशप लगा लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूल 4 है जी लॉ मॉड्यूल, हमने इस पे बात की थी पहले भी, स्क्रीनिंग टेस्ट में, आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, लेकिन अब हम दोबारा से इसको इस एंगल से देखेंगे कि अभी इसमें से एमसीक्यू तो नहीं आने, और ना ही इसमें से आपका डिस्क्रिप्टिव आना है, लेकिन इसमें से वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये चीज़ किस सेक्शन में है, ये चीज़ किस सेक्शन में है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसी सेक्शन की इस चीज़ से पता चलती है कि फील्ड में क्या यूज हो रहा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्स टैक्स की पेनल्टी किस सेक्शन में लगती है, तो सेक्शन 33 में लगती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेल्स टैक्स का ऑर्डर किस सेक्शन में पास होता है, सेक्शन 11 में पास होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सेक्शन है, जो ज्यादातर सेक्शन है 75%, वो कभी यूज ही नहीं होते, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा इस सेक्शन का ये यूज है, ताकि आप सारे सेक्शन को याद रखना और रट्टा लगाना तो मकसद भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो आप इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके माइंड में हो, ताकि इन पे सवाल आए इंटरव्यू में तो आप उसका जवाब दे सकें। तो हम तीनों एक्ट्स में से इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। टाइम का जरा मुझे बताते जाइएगा, टाइम काफी हो गया। मॉड्यूल 5 में पर्सनल ग्रूमिंग पे बात होगी जी। आपको अगर कह दिया जाए कि इस चीज़ पे बोलें, अभी 2 मिनट के लिए बोलें, तो क्या आप बोल सकते हैं? तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लासेस में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हमारी क्लासेस होंगी, ताकि वो आपका जो है ना एक फियर, एक डर खत्म हो कि आपने किसी भी टॉपिक पे एक्सटेम्परे कहते हैं कि विदाउट प्रेपरेशन, ठीक है, कि आपने सडन कैसे बोलना है किसी भी चीज़ पे। तो उस पर बात होगी, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और मॉक्स हमारे होंगे एंड पे आपका, ताकि पता चले कि इंटरव्यू की आपने जो क्लासेस ली हैं, सुनते ही गए हैं कि कुछ गेन भी किया है। तो उसके लिए आपके जूम पे भी मॉक्स होंगे, और जो लाहौर बेस्ड लोग होंगे उनके लिए हम कोई किसी एक दिन कोई लाइव भी अरेंज कर लेंगे, कोई सेटअप एक दिन में सबको जो है ना, जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उस दिन आके मॉक्स उनके इन पर्सन भी कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज जूम वाला ऑप्शन तो है ही। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, वेल रिसर्च जूम लेक्चर्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स के जरिए हम करते हैं, ताकि ज़रा ज़्यादा हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड jargons, और रीडिंग मटेरियल तक एक्सेस दी जाएगी, क्वालिटी, और क्वेश्चन एंड आंसर। हम क्वेश्चन एंड आंसर को काफ़ी प्रमोट करते हैं अपने सेशंस में, ताकि आप उसको गेन कर सकें, चीज़ों को क्लैरिटी आ सके, कोई चीज़ आपके माइंड में स्टक ना हो, और आप ओपन ओपन कम्युनिकेशन हो तो आप अच्छा गेन करते हैं, ठीक है। तो हमारा बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता है क्लासेस में, ताकि वो बैरियर ना रहे किसी किस्म का नॉलेज गेन लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। टेंटेटिव डिवीजन ऑफ क्लासेस वो हम देख लेंगे, दैट इज फ्लेक्सिबल। हमारे कम से कम 12 लेक्चर होंगे, हफ्ते में 3 लेक्चर हम रखा करेंगे, और ये एक महीने पे स्प्रेड करेगा। एक महीने से 1.5 महीने में हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत है। मतलब अगर कोई हम CSS स्पेशल एग्जाम जैसे आपका 12 तारीख से 20 तारीख तक है, 12 से 20 तक, तो उसमें हम नहीं रखेंगे क्लासेस, क्योंकि हमें जल्दी कोई नहीं है, FPSC ने भी टाइम लगा देना है। तो लेकिन इस सेशन को टाइमली स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप ये टाइम ज़ाया कर देंगे। 2-3 माह बाद अगर हम सेशन रखेंगे तो 2-3 माह तो ज़ाया कर दिए। डायरेक्शन गाइडेंस आपको 3 माह बाद मिली, और फिर आप उस पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो बेहतर ये है कि आप अभी गाइडेंस ले लें, अभी एक डायरेक्शन ले लें, ताकि उस डायरेक्शन पे आप को अगर 6 महीने भी तैयारी करनी पड़ती है तो आपका नॉलेज इन्हांस ही होगा, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी हर दिन के साथ। तो डायरेक्शन अभी ले लें, रास्ता आप सही पकड़ लें, फिर उसको तय करते जाएं, बजाय इसके कि आधा रास्ता गलत तय किया हो और फिर 3 महीने बाद उसको चेंज करके एक और रास्ते पे आए।
ठीक है, तो पर्पज ऑफ दिस टाइमली सेशन इज दिस वन। अगर हमें लेक्चर शॉर्ट हो गए, इसमें हम चीज़ें कवर ना कर पाए, तो लास्ट बैचेस की तरह उसमें भी हम एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा रख लेते थे अगर जरूरत पड़ती थी, तो वो भी हम कर सकते हैं। सेशन डिटेल्स हैं जी, ये आपको वैसे भी आई हुई हैं। इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हमारी होती हैं ताकि जॉब होल्डर्स भी उसको देख सकें। 8 बजे के बाद हमारी क्लासें होती हैं, 8 साढ़े 8 के करीब, ताकि इशू ना हो। और हमारे 2 जूम सेशंस होते हैं, हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन तकरीबन 1.25 घंटा बनता है, और उसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी टॉपिक हमने डिस्कस करना हो या जो भी एरिया हमने कवर करना हो वो हो जाता है। ठीक है जी। वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी ओनली ऑन नीड बेसिस। ठीक है, आपको पता सोशल सोशल मीडिया है और लेक्चर्स शेयर हो जाते हैं सारा कुछ, तो सिर्फ नीड बेसिस पे आई विल शेयर। जिसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लास मिस हो गई है, सारी तो किसी सूरत शेयर नहीं की जाएंगी, सिलेक्टिवली अगर किसी की कोई मिस हो गई है किसी इशू की वजह से, वो मुझे ही और शी विल कॉन्टैक्ट मी, और मैं उनके लिए अवेलेबल कर दूंगा उस पे गूगल ड्राइव पे मैं उसको रख दिया करूंगा। लेकिन वो फिर कुछ अर्से के बाद रिमूव भी कर ली जाएगी, लेकिन आपको लेक्चर मिल जाएगा इन एनी केस, सेम डे या उससे अगले दिन। हाउ टू ज्वाइन द सेशन ये आपको पता ही है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट डिविडेंड। चलें जी, कमिंग टू योर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं जी। इसको मैं बंद करता हूँ। चलें जी, नाउ आई कैन रीड योर, पता नहीं अब जिसका चैट शैट में पीछे रह गया है, कोई क्वेश्चन चला गया, तो अब दोबारा से आप वो लिख दे, और जवाब से हम ले लेते हैं जी, क्वेश्चन ले लेते हैं जी। जवाब मैं आपको, आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि मैं आपका जो हूँ यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ। मैं आपका बैच ज्वाइन नहीं था कर पाया। मैं यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ आपका, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा जो प्रोडक्टिव नॉलेज है वहाँ पर रखा हुआ है कि हम जैसे स्टूडेंट जो नहीं ज्वाइन कर पाते तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर मैं काफ़ी सर्च कर रहा हूँ इसकी जो जेडीज है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, तो वो मुझे 2015 की मिल रही है या उससे पीछे की मिल रही है। जो करंट इस वक्त जो एप्लीकेबल है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि ये एक क्लैरिकल जॉब है, लेकिन अब जो इसका पोर्टफोलियो है वो चेंज कर दिया गया, तो इस पे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। थैंक यू ठीक सो है, मच सर। जॉब डिस्क्रिप्शन जो इंस्पेक्टर की है, उसमें काफ़ी एरियाज आ जाते हैं कि एक तो उसमें इंस्पेक्टर का काम दोनों तरह का है। अच्छा, जो फॉर्मली जेडीज हैं सिस्टम में, वो शायद एफबीआर ने मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से उसको रिविजिट नहीं किया, तो वो आपको शायद 15 वाली ही मिले। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकली इन्होंने फील्ड में भी इनका काम होता है और ऑफिस वर्क भी होता है, मतलब इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑफिस वर्क प्लस फील्ड वर्क। फील्ड वर्क निस्बतन कम होता है, कभी कभी फील्ड में जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप रोजाना फील्ड में घूम रहे हैं, कोई एक्टिविटी आ गई, कोई एक्सरसाइज आ गई ऐसी, तो फिर आपको फील्ड में जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर काम आपका ऑफिस में ही होता है। तो ऑफिस वर्क में आपने कोई इंफॉर्मेशन आती रहती हैं बोर्ड की तरफ से कि ये इंफॉर्मेशन बना दें, ये बना दें, वो उनको टैकल करना होता है। कोई कोई नोटिस इशू करना, कोई ऑर्डर ड्राफ्ट करना, उनके ड्राफ्ट बना लेना, वो भी इंस्पेक्टर्स को आना चाहिए। वो ऑफिसर्स भी करते हैं ये काम, इंस्पेक्टर्स भी करते हैं। उसके अलावा अगर फील्ड की बात करें, तो जो टैक्स की इस साल की डिमांड आपने क्रिएट की है, जो लोगों पे इस साल में करंट ईयर में टैक्स लगाया है और जो प्रीवियस ईयर में लगा था, उसको हम एरियर्स बोलते हैं, उनकी कलेक्शन, उनकी रिकवरी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि रिकवरी के लिए इंस्पेक्टर जो है ना, उसको फील्ड में परसू करना पड़ता है कि एक टैक्स पेयर है, उस पर टैक्स लग गया है और वो उसको उसकी अदायगी नहीं कर रहा, तो रिकवरी के लिए उसको फ़ोन पे फॉलो अप लेगा, उसको पर्सनली कोई विजिट करना पड़ेगा, कोई रेड करनी पड़ेगी, तो उसमें इंस्पेक्टर्स का काफ़ी अहम होता है। तो कलेक्शन ऑफ करंट एंड एरियर डिमांड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी आपका ऑफिस में जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, तो वो भी आपने देखनी होती हैं। ठीक है जी। अच्छा हसनैन, आप बताएं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एडमिन नहीं हूँ आपके ग्रुप में। दूसरा ये कि मैं जॉब कर रहा हूँ, हम्म। तो क्लासेस का कोई स्केड्यूल ऐसा रखिएगा ताकि हम लोग वो उससे इजीली ले सकें। जी जी, क्लासेस का स्केड्यूल, आप देखें ना, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी क्या टाइमिंग है?
मेरी जो मॉर्निंग होती है 7 to 7, फिर मुझे 24 घंटे का रेस्ट होता है, फिर नेक्स्ट डे हमें नाइट करनी होती है, अच्छा, वो भी वो 7 to 7, तो आपका तो 8 साल। जरा वो एक्सक्लूसिव सीन है ना, वो पीआईए, सॉरी डिस्क्लोज कर दिया। आपका जो एरिया पी है, आई ए। पीआईए है, तो उसमें ये चलता है कि एक दिन पूरी छुट्टी होती है, 2 दिन इस तरह से, वो पूरा फिर 24 घंटे का होता है। तो कोई नहीं, हम उसको केटर कर लिया करेंगे। मतलब जी इन्हीं जी। चीज़ों के लिए हमने रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रखा है कि जेनुअनली जो जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के साथ हम शेयर कर सकें। और वैसे नॉर्मल नॉर्मल आपको पता है 9 to 5 जॉब होती है, या 9 to 5 को अगर जी स्ट्रेच जी। कर लें तो किसी को 6 बज जाते हैं, किसी को 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। तो वो हमने उसके लिए 8 बजे के बाद ही क्लासेस का भी हमने सिस्टम रखा है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को हम कैटर कर लेंगे इस सिलसिले में। ठीक है जी, मुजीब। थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, और ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में अगर कुछ बता सकते प्रोबेशन इनकी जो पिछला बैच था, आई थिंक 3-3 माह की इनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी, ओनली 3 मंथ्स। और प्रोबेशन के अलावा और क्या आपने पूछा? ट्रेनिंग ट्रेनिंग 3 माह की थी। और प्रोबेशन चलती है हमारी तो, प्रोबेशन हमारी चली थी, हमारी प्रोबेशन लिंक थी एसीज की, एसटीबी के एग्जाम की क्लियरेंस के साथ। इंस्पेक्टर्स की देखनी पड़ेगी कब होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो कोई इंस्पेक्टर से पूछ लेंगे, ठीक है। प्रोबेशन इनकी साल होगी, साल तक होगी, लेकिन क्योंकि इनका कोई, हम लोगों का एसीज का तो एक एग्जाम होता है ना, एफपीएससी, वो एग्जाम पास होता है तो प्रोबेशन एंड होती है। लेकिन इंस्पेक्टर्स का ऐसा एग्जाम कोई नहीं होता। तो उनकी टेंटेटिवली 1 साल होगी, बट आई कंफर्म इट इंशाल्लाह। पूछ लेंगे किसी इंस्पेक्टर से। जी, उस्मान खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, ये जो इनकी जो अपॉइंटमेंट है सर, ये एफपीएससी अपने डोमिसाइल के लिहाज से करेगा, या जो है ना इसका जो रीजनल लेवल होता है वो देखा जाएगा? इस बारे में क्या बताएंगे सर? डोमिसाइल के हिसाब से ही होगा ना, जिस जिस जगह का आपका डोमिसाइल बना है आप उस प्रोविंस में फॉल करेंगे। और उस प्रोविंशियल कोटा पे आपकी जो भी मेरिट में जिस पे आप आएंगे, अगर आप टॉप मेरिट में हैं नंबरों के हिसाब से, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स के हिसाब से, तो आपको फिर उसी उसी में फॉल करेंगे। डोमिसाइल ही डिटर्मिन करता है ना कि आप बलूचिस्तान से हैं या आप पंजाब से हैं। तो इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। जी, हमजा का भी सवाल ले लेते हैं क्विकली। वी हैव नाउ 4 to 5 मिनट्स। चला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा सर, मैंने आपका स्टूडेंट भी था, मैं ये इसमें डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने आपसे गाइडेंस ली थी सर। तो सर बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्टिव सेशन रहा। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि इसकी प्रमोशन जो मतलब इंस्पेक्टर की हायर के जो प्रमोशन होती है वो कितने टाइम पीरियड में होती है? और सर सेकेंडली ये बता दें कि ये जो ट्रेनिंग है इंस्पेक्टर्स की, अब सर मैं मेरे एक ऑफिस में जहाँ मैं काम करता हूँ उधर से में एक हैं हमारे ऑफिसर हैं, वो इधर से ही आए हैं। अब वो पहले आईआरओ थे, अब वो एनएसओ के हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं ठीक है, 17 स्केल पे। ठीक तो है। सर ये ट्रेनिंग अपने शहरों में, ये जो रिस्पेक्टिव आपके नियर बाय होगा वहीं पे होगी, या ये कहीं और होगी? ये सर काइंडली बता दें। थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। ट्रेनिंग जो है आपकी वही 3 माह की होती है। और इनका ये आईआरएस एकेडमी है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी, वो लाहौर बेस्ड है। तो ट्रेनिंग आप लोगों की लाहौर में होगी, एक ही जगह पे। यहाँ पे आपको रिहाइश वगैरह दी जाती है, रिहाइश खाना पीना सारा बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। तो ट्रेनिंग को आप इंजॉय करेंगे, ट्रेनिंग में ही एक अच्छी बॉन्ड डेवलप होती है सारे बैच में। सो इट वुड बी इन लाहौर। और आईआरओ की जो प्रमोशन होती है, अभी इंस्पेक्टर्स का उस तरह से सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन उसके लिए कोशिश की जा रही है। इट कैन, टू बी फ्रैंक, इट कैन टेक 5 years, 6 years, इट कैन टेक अप टू 10 years इवन, आईआरओ में जो आपने जाना है। लेकिन जैसे जैसे बैचेस आ रहे हैं, आपका 16 में एक बैच आया, फिर 18 में एक बैच आया, इतने बड़े बड़े बैचेस आ रहे हैं। और दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि कोई सर्विस स्ट्रक्चर बने। तो इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी ये सूरत हाल है जो करंट है, जो मैंने आपको बताई है। तो फैल का सवाल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तो फैल, सर जी ये पूछना था कि ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम टोटल लगेगा? हाँ, टाइम के बारे में यार ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है टाइम के बारे में बात करना। डिस्क्रिप्टिव का भी हम आपको डेट्स देते रहे, अब रिजल्ट आएगा, अब आएगा। लेकिन एफपीएससी जो है ना, वो सरप्राइज कर देती है सबको। अचानक से रिजल्ट दे दिया और मतलब टाइम का समझ नहीं आती। तो अभी इट कैन टेक 4 months, 5 months, 6 months। तो इतना टाइम मुझे लगता है एफपीएससी ले लेगी, क्योंकि आपके इंटरव्यू
अगर एक ही आपका पैनल हुआ तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर इस तरह से होंगे। और अगर पैनल मेरा मेरा नहीं ख्याल एक होगा, सीएसएस में एक ही पैनल होता है जो डिफरेंट स्टेशन पे जाके इंटरव्यू लेता है। लेकिन आपके सिलसिले में पैनल्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी इसका पता नहीं होता। तो देख लें, 5-6 माह लग जाएंगे। आप साथ साथ जो कोई और काम भी कर रहे हैं वो करते रहें, सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई ना करें। इस चीज़ को अपना बेस्ट दें, लेकिन साथ साथ कोई काम करते रहें। आजकल थैंक कॉम्पिटिशन बहुत है। थैंक यू। अच्छा जी, अब कौन रह गया जी? सारे हो गए। गणेश का ले लेते हैं जी सवाल। गणेश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पिशावर रीजनल टैक्स ऑफिस में जॉब करता हूँ सर, एज ए यूडीसी। तो सर मुझे जी, जो दैट्स गुड। इंटरव्यू है उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे या उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है? किस किस्म के मुझसे जो है प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए? हाँ, आप क्योंकि थैंक यू ऑलरेडी सर। डिपार्टमेंट में, ये जी गणेश हैं यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, 11वां स्केल है आई थिंक यूडीसी का आजकल। और ही इज़ ऑलरेडी सर्विंग इन द डिपार्टमेंट पेशावर में, रीजनल टैक्स ऑफिस पेशावर में ये सर्व कर रहे हैं। तो इनको आपको एज मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि आप उसको समझते हैं। लेकिन ये है कि आपने जो काम करते हैं उन पर ज़रा अच्छी आपकी ग्रिप हो, उसके बारे में आपसे सवाल ज़्यादा किए जाएंगे कि अच्छा जी ये कैसे करते हैं। क्योंकि पता नहीं आप कितने साल से, अगर आप 2-3 साल से भी काम कर रहे हैं तो वो दे वुड एक्सपेक्ट कि आपको चीज़ों का एक आम कैंडिडेट की निस्बत ज़्यादा पता हो। तो वो आपसे पूछेंगे, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपने डिपार्टमेंट साइड को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा हसीब हैं जी, वो आरटीओ फैसलाबाद से हैं। गुड। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर यूडीसी। हाँ, इनके स्केल अपग्रेडेशन भी चलती रहती है, तो मे बी अब इनका कोई हुई है अपग्रेडेशन। पोस्टिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है नॉर्मली, प्रेफरेंस आपसे मांगते हैं 1 2 3, नॉर्मली आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। पोस्टिंग जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। अच्छा जी, अभी पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से वी कैन नॉट टेक मोर क्वेश्चंस, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर इंशाल्लाह किसी और टाइम आपसे मुलाकात करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। इट वाज गुड। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन।